तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लग्न कुंडली का चार्ट है। आपकी देखो वृष लग्न की जन्म कुंडली है। यहाँ पे देखो 2 नंबर लिखा है लग्न में, तो ये वृष राशि है और इसका जो स्वामी है वो है शुक्र ग्रह, जो कि 10वें भाव में बैठा है। देखो आपकी कुंडली में जो मुझे सबसे नेगेटिव बात क्या लगी, एक तो देखो आपके 3 ग्रह अस्त बैठे हैं। शनि अस्त बैठा है, शुक्र अस्त बैठा है, बुध अस्त बैठे हैं। और इस कुंडली में तीनों ही ग्रह अति योगकार ग्रह हैं, क्योंकि देखो शुक्र लग्नेश है, लगन का स्वामी है। शनि आपका भाग्य का स्वामी है, और बुध आपका पंचमेश है, यानी कि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, तीनों ग्रह योगकारक हैं। और तीनों ही अच्छी बात क्या है कि 10वें भाव में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, आपको 100% अच्छे फल देंगे। लेकिन अच्छे फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि अस्त बैठे हैं, मृत अवस्था में बैठे हैं, इनके अच्छे फलों में कमी आएगी। तो आपने इनका, दूसरी नेगेटिव बात क्या है कि आपने इनका रत्न भी नहीं धारण कर रखा। तो इसके लिए आप तीनों ग्रहों का रत्न धारण जरूर करें, क्योंकि ये तीनों ही आपस में मित्र हैं। इस कुंडली में अति योग कर ग्रह हैं। यहाँ पे देखो 11 नंबर लिखा है, मित्र घर में बैठा है। शनि तो वैसे अपने घर में बैठा है, शुक्र मित्र घर में बैठा है, बुध भी मित्र घर में बैठा है। तो देखो अस्त का क्या मतलब होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा है। सूर्य ग्रह के पास अगर कोई भी ग्रह चला जाता है तो वो मृत अवस्था में चला जाता है, यानी कि उसके अच्छे बुरे फलों में कमी आ जाती है। दूसरी बात देखो, मंगल भी आपका अस्त बैठा है, जो कि आपके पति का स्वामी है। अगर आपके पति का सुख देखना है, 7वें घर से देखेंगे, 7वें घर का मालक मंगल है, तो वो भी अस्त बैठा है। दूसरी इसके बाद नेगेटिव बात क्या है कि एक तो देखो आपका लगन में केतु नीच का बैठा है, दूसरा राहु 7वें घर में नीच का बैठा है। तो ऐसी मैंने हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी राहु 7वें घर में बैठ जाता है तो जातकों को विवाह का सुख नहीं मिल पाता। विवाह संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। जहाँ तो विवाह बहुत देरी से होता है, अगर हो भी गया तो पति के साथ बहुत कम बनती है। और यहाँ पे काफ़ी देखने में आया कि यहाँ पे तलाक भी करा देता है। और यहाँ पे देखो राहु बैठा भी नीच राशि में है। वैसे इस घर का जो मालक है वो उच्च का बैठा है। तो अगर आप विवाह का सुख चाहते हैं तो मंगल ग्रह का भी रत्न धारण जरूर करें। वारी वारी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केतु ग्रह की। देखो उससे भी पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ ताकि ये फलादेश समझने में आपको आसानी हो। देखो टोटल कुंडली में 12 घर होते हैं। जैसे कि ये पहला घर है जहाँ केतु बैठा है, ये दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी कि 12 घर है। और सभी 12 घर किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे कि मान लो जो पहला घर है ये आपके बारे में दर्शाएगा, आपकी सेहत के बारे में, आपकी शरीर की बनावट, आपका स्वभाव, आपकी जाति, आयु, शरीर के चरवाती जीवन, सर, मस्तक हम पहले घर से देखते हैं और पहले घर के मालक से देखते हैं। मालक कौन है? शुक्र। दूसरे घर से हम धन की स्थिति देखते हैं। अगर जाने कि अगर आपकी धन की स्थिति देखनी है, आपका बैंक बैलेंस देखना है, तो हम दूसरे घर से देखेंगे। इसके अलावा परिवार का सुख, वाणी भी दूसरे घर से देखी जाती है। तीसरे घर से हम छोटे भाई बहनों को देखते हैं। इसके अलावा छोटी यात्रा भी यहाँ से देखी जाती है। पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस भी यहाँ से देखा जाता है। चौथा घर माता, मकान, वाहन का होता है। पांचवा घर संतान का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का, और सातवां घर जो होता है वो जीवन साथी का होता है। जैसे कि ये आपके पति का घर है। अगर आपके पति का स्वभाव देखना है, उसका रंग रूप देखना है, उसके साथ बनेगी या नहीं, 7वें घर से देखेंगे। 8वें घर से आयु, 9वें भाव से भाग्य देखते हैं, और 10वां भाव कर्म का होता है। अर्थात यहाँ से बंदा जो भी नौकरी, व्यापार, कारोबार, जो भी मतलब रोजगार करता है वो यहाँ से देखा जाता है। 11वें घर से लाभ देखा जाता है, 12वें घर से हानि देखी जाती है। 12 घरों में से देखो छठा, 8वां और 12वां घर ये खराब घर माने गए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं केतु ग्रह की। देखो राहु और केतु दोनों ही पापी ग्रह हैं, इनके पास अपना कोई घर नहीं है। तो केतु यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ये शुक्र ग्रह के घर में बैठा है। तो इस राशि में आके केतु नीच का हो जाता है, तो यानी कि अभी क्या करेगा, इस घर की हानि करेगा। जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। यहाँ से आपकी शरीर की बनावट, आपकी सेहत, आपका स्वभाव देखेंगे तो केतु यहाँ पे बैठा है तो इस घर की हानि करेगा। हानि क्या करेगा? आपकी सेहत को खराब करेगा। सेहत संबंधी आपको परेशानियां कोई ना कोई लगी रहेंगी, मानसिक चिंता। इसके अलावा यहाँ पे इसके अलावा ऐसे जातक के चेहरे पर चोट आदि का निशान भी होता है, और ऊंचाई आदि से गिरने की भी संभावना होती है। कुल मिलाकर ऐसा जातक शारीरिक रूप से कमजोर और किसी न किसी प्रकार से मानसिक या शारीरिक रोग से ग्रस्त रहने वाला होता है। क्योंकि देखो केतु केतु नीच का बैठा है, इस घर की हानि करता रहेगा। खासतौर पे जब भी केतु की आपके ऊपर दशा चलेगी, आपकी सेहत को बहुत ज्यादा खराब करेगा। दूसरी बात देखो, केतु जहां पे 2 नंबर लिखा है शुक्र का घर है, शुक्र भी आपका देखो बलहीन बैठा है। तो
यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। देखो देखो मैंने सभी ग्रहों के पीछे एक नंबर लिख रखा है, जैसे कि केतु के पीछे 4 नंबर लिखा है, चंद्रमा के पीछे 2 नंबर लिखा है, गुरु ग्रह के पीछे 20 नंबर लिखा है, राहु के पीछे 4। ये नंबर क्या है? ये इनकी पावर है। यानी कि कोई भी ग्रह आपको कितनी मात्रा में फल देगा, यानी कि वो ज़्यादा मात्रा में फल देगा, कम मात्रा में फल देगा या मध्यम मात्रा में फल देगा, वो देखने के लिए हम इसकी पावर देखते हैं। जैसे कि मंगल 28 डिग्री का बैठा है, ये क्या है? देखो कोई भी ग्रह 0 से लेके 30 डिग्री के अंदर बैठता है। यानी कि अगर वो 0, 1, 2, 3 डिग्री का बैठा है तो वो बिल्कुल ही बाल अवस्था में है। जैसे कि एक बच्चा होता है 2-3 महीने का, अगर वो 27, 28, 29, 30 डिग्री का बैठा है तो वो वृद्ध अवस्था में होता है, यानी कि वो बुजुर्ग होता है, उसमें भी जान कम होती है। ऐसे ही ग्रह अगर अस्त बैठा है, अस्त अस्त ग्रह क्या होता है? वो बिल्कुल ही मृत अवस्था में चला जाता है, यानी कि मर जाता है। ना वो अच्छे फल दे पाता है, ना बुरे फल दे पाता है। तो यहाँ पे देखो केतु आपका 4 डिग्री का बैठा है, वैसे बाल अवस्था में बैठा है, इसके बुरे फलों में कमी जरूर आएगी, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है? अगर आप केतु ग्रह के बुरे फलों से बचना चाहते हैं, वैसे तो यहाँ पे बाल अवस्था में है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो, बुद्धि अच्छी हो, शरीर की बनावट अच्छी हो, तो आपने क्या करना है? केतु की यहाँ पे जो 4 डिग्री, उससे भी आपने बिल्कुल 0 करना है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अगर कोई भी ग्रह 0 डिग्री में है तो वो बिल्कुल मृत अवस्था में होता है। तो आपने क्या करना है? केतु की डिग्री को 0 करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ सिंपल उपाय है, शाम के समय कुत्ते को रोजाना रोटी जरूर डाला करें। रोटी के ऊपर हल्का सा सरसों का तेल लगा के रोटी कुत्ते को डालते समय ओम केम केतवे मंत्र का जाप करें, जिसकी वजह से केतु यहाँ पे शांत हो जाएगा और इसके बुरे फलों में कमी आएगी। और दूसरी बात क्या करनी है? इस घर का जो मालक है, यहाँ पे जो कुछ 2 नंबर लिखे, इस घर का जो मालक है वो है शुक्र ग्रह, जो यहाँ पे अस्त बैठा है। इसे आपने बलवान करना है। बलवान मतलब ये यहाँ पे मृत अवस्था में बैठा है, इसे आपने जगाना है। उसके लिए इसका रत्न, हीरा रत्न या ओपल रत्न या वाइट टोपाज रत्न धारण करना है। वो कितने रत्न का धारण करना है, वो सभी बातें मैं आपको वीडियो के आखिर में बताता हूँ। तो देखो केतु की 3 दृष्टियां हैं, यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, तो संतान संबंधी भी कुछ परेशानी देगा। आपके पति को देखेगा 7वीं दृष्टि से, तो पति के सुख में कमी करेगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, तो भाग्य उदय संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएगी। तो केतु यहाँ पे नीच का बैठा है, अपनी दशा में आपको बिल्कुल ही खराब फल देगा। अगर आप इसका उपाय करेंगे, यानी कि जो मैंने बताया है दान करेंगे और शुक्र ग्रह का बल बढ़ाएंगे, तो केतु के बुरे फलों में बिल्कुल कमी आ जाएगी। आगे बात करते हैं चंद्रमा की। देखो चंद्रमा यहाँ पे 2 डिग्री का बैठा है, मतलब ये भी बाल अवस्था में बैठा है, यानी कि जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा 25% मात्रा के हिसाब से देगा, क्योंकि बाल अवस्था में बैठा है। तो चंद्रमा यहाँ पे देखो, ये जो 4 नंबर लिखा है, ये तीसरे घर का स्वामी है। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, उद्यम का, मेहनत का, साहस का। तो ये उठ के चलेगी चौथे घर में। चौथा घर है जो कि मैं पहले बता चुका, अगर आपकी माता का सुख देखना है चौथे घर से देखेंगे, मकान वाहन का सुख देखना है चौथे घर से देखेंगे, भूमि जमीन जायदाद का सुख देखना है चौथे घर से देखेंगे, सभी भौतिक सुख चौथे घर से देखेंगे, चौथे घर के मालक से भी देखेंगे। यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, मालक कौन है? सूर्य ग्रह। उसकी बाद में बात करेंगे। तो चंद्रमा यहाँ पे क्या करेगा? आपको बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो 5 नंबर लिखा है ये सिंह राशि है, यानी कि सूर्य ग्रह के घर में बैठा है। सूर्य ग्रह चंद्रमा का परम मित्र है, तो ये मित्र के घर में आया है, मेहमान बन के आया है। तो जाहिर सी बात है आपको इस घर से रिलेटेड अच्छे फल मिलेंगे। क्या अच्छे फल मिलेंगे? माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा। देखो मेहनत उठ के चलेगी चौथे घर में, जहाँ तक अपनी मेहनत के बल पर बहुत ज़्यादा नाम कमाएगा, भूमि मकान वाहन सभी सुख खरीदेगा अपनी मेहनत के बल पर। तो चंद्रमा देखो माता के घर में बैठा है, माता का घर है, तो ऐसा जातक माता का भक्त होगा, माता की सेवा करने वाला होगा। चंद्रमा जातक की माता की उम्र लंबी करेगा, जातक धनवान होगा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, नौकर चाकर सभी सुखों से युक्त होगा। अच्छा लेखक भी हो सकता है, चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है। तो देखो दसम भाव को देखेगा, पिता जातक का बहुत ही ज्यादा। देखो ये दसम भाव पिता का है, चौथा घर माता का है। तो पिता के घर में देखो 4 ग्रह बैठे हैं, पिता का सुख भी अच्छा मिलेगा। पिता भी जातक का बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति होगा। तो यहाँ पे देखो खास तौर पे चंद्रमा की दशा में अगर आप सफेद वस्तुओं का व्यापार करते हो उसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी, जैसे कि दूध, दूध से बनने वाले पदार्थ हो गए, रत्न हो गया, दवाइयाँ हो गई, रेडीमेड कपड़े हो गए, फैशन के सामान वगैरह से फायदा होगा। तो चंद्रमा की दशा देखो, चंद्रमा की अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही है, जो कि अभी 2020 में 10वें महीने में खत्म होने वाली। देखो
हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा असर होता है, जैसे कि 9 ग्रह हैं, ये अपना ज़्यादा असर कब देते हैं? अपनी दशा में। जैसे कि केतु ज़्यादा असर कब देगा? अपनी महादशा में या अंतर्दशा में। वैसे ज़्यादा असर 70 से 80% असर अपनी महादशा में देते हैं और सिर्फ 20% असर अपनी अंतर्दशा में देखते हैं। तो चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, अभी आपके ऊपर जो असर है वो चंद्रमा का 20% असर है। ज़्यादा असर सूर्य का है। देखो सूर्य की महादशा चल रही है जो कि 2019 से शुरू हुई है, ये 2025 तक चलेगी। तो चंद्रमा यहाँ पे 2 डिग्री का बैठा है, मतलब बाल अवस्था में बैठा है। इस जो भी अच्छे बुरे फल देगा कम मात्रा में ही दे पाएगा। तो देखो बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति इस कुंडली में इसके पास अपने 2 ग्रह हैं। एक तो यहाँ पे देखो 9 नंबर लिखा है, ये 8वां घर है जो कि 12 ग्रहों में से सबसे खराब ग्रह माना गया है। 8वें घर से आयु, मृत्यु तल, कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी देखते हैं, ससुराल की स्थिति देखते हैं, गुप्त धन भी देखते हैं। और ये जो 12 नंबर लिखा है ये 11वें घर का भी स्वामी है। 11वां घर है लाभ का, बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का, धन कमाने के साधन भी यहाँ से देखे जाते हैं। तो गुरु यहाँ पे बैठा है, 7 नंबर लिखा है, तुला राशि शुक्र के घर में बैठा है जो कि इसका शत्रु है। तो गुरु ये ग्रह यहाँ पे कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। क्यों? क्योंकि देखो देखो 6ठा, 8वां, 12वां घर ये त्रिक भाव माने गए। अगर इन्हीं का मालक इन्हीं के घर में बैठ जाता है तो वो विपरीत राजयोग लेके बैठ जाता है, यानी कि अच्छे फल देता है। गुरु ग्रह त्रिक भाव का स्वामी है, त्रिक भाव में बैठा है, तो यहाँ पे सरल नामक का विपरीत राजयोग बना, जो जिसकी वजह से गुरु अच्छे फल देगा। लेकिन वो योग तभी बनता है जब कुंडली में लग्नेश की स्थिति अच्छी होती है। तो देखो आपका लग्नेश जो है शुक्र अस्त बैठा है, जिसकी वजह से गुरु अच्छे फल नहीं दे पाएगा। अगर आप शुक्र ग्रह का रत्न धारण करते हैं तो गुरु ग्रह भी आपको निरंतर अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? देखो 6ठा घर है शत्रु का, रोग का, कर्जे का। तो यहाँ पे वैसे ही देखो त्रिकभाव का स्वामी है, तो यहाँ पे क्या करेगा? कुछ अच्छे फल देगा, यानी कि जातक के स्वास्थ्य में कमी करेगा, जातक की सेहत को खराब कर सकता है। खास करके 50 वर्ष की आयु के बाद जातक को मूत्र संबंधी परेशानी आ सकती है, मधुमेह रोग, हर्निया, गुर्दे की बीमारी हो सकती है 50 वर्ष की आयु के बाद। दूसरी बात यहाँ पे वैसे देखो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर। जातक देश विदेश की यात्रा करने वाला भी होगा। पारिवारिक सुख में भी कमी है क्योंकि दूसरे घर को देखेगा, परिवार के घर को भी देखेगा। मामा नाना के भी सुख में कुछ कमी जरूर आती है। वैसे ऐसा जो गुरु है वैद्य, डॉक्टरों और वकीलों के लिए अच्छा होता है। अगर आपने शुक्र ग्रह को सही कर लिया, इसकी वजह से क्या होगा? ऐसा जातक भाई बहन, मामा मामी, ननिहाल, मौसी को सुख देने वाला होगा। जातक गुप्त शत्रु जरूर होंगे। और गुरु ग्रह देखो इसकी दृष्टियां 3 दृष्टियां हैं। तीर्थ यात्रा भी जरूर करेगा। देखो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी खर्च के घर के ऊपर। जातक परोपकारी भी होगा, तीर्थ यात्रा भी जरूर करेगा, दानी होगा, समाज सेवा के कामों में भी अधिक रुचि लेगा। खासतौर पे गुरु की दशा अंतरदशा में ये दशा जातक को धार्मिक जरूर बनाएगी। तो बृहस्पति की दशा अच्छे फल भी जरूर देगी। अच्छे फल क्या देगी? देखो आयु उठ के चलेगी 6ठे घर में, तो जातक की उम्र भी लंबी होगी क्योंकि त्रिक भाव का स्वामी त्रिक भाव में बैठा है। तो जातक देखो, और 8वें घर को पहला घर मान के देख चलें तो ये 11वें घर में बैठा, यानी कि लाभ के घर में बैठा, आयु में लाभ होगा, यानी कि उम्र लंबी होगी गुरु ग्रह की वजह से। आगे बात करते हैं राहु ग्रह की। बात करते हैं। देखो राहु ग्रह आपका 7वें घर में बैठा है। जो सबसे मुझे नेगेटिव बात क्या लगी आपकी कुंडली में, वो राहु ग्रह लगा है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, जब भी राहु 7वें घर में बैठ जाता है, ये 7वां घर किस चीज़ का? ये आपके विवाह की सुख का है। अगर आपके विवाह का सुख देखना है 7वें घर से देखेंगे, पति का सुख देखना है 7वें घर से देखेंगे, पति का रंग रूप, पति का स्वभाव 7वें घर से देखेंगे। तो राहु यहाँ पे बैठा है, नीच का होके बैठा है, इस घर की हानि करेगा। हानि क्या करेगा? जहाँ तो वैसे नीच का बैठा है, जहाँ तो यहाँ पे राहु बैठ के जातक का विवाह बहुत ज़्यादा देरी से होता है। अगर हो भी गया विवाह तो पति के साथ बिल्कुल नहीं बनती और तलाक भी जरूर करा देता है। काफ़ी देखा है ऐसा, राहु जातक का तलाक करा ही देता है क्योंकि राहु तलाक का कारक है। और ये 7वां घर तलाक, 7वें घर से हम तलाक भी देखते हैं, तो ऐसा राहु तलाक भी करा सकता है। अगर आप विवाह का सुख चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो देखो इस घर का जो मालक है वो है मंगल ग्रह, तो मंगल आपका वैसे उच्च का होकर बैठा है। यहाँ पे जो 10 नंबर लिखा है उच्च का बैठा है,
लेकिन मंगल अस्त बैठा है, मतलब ये भी यहाँ पे मृत अवस्था में बैठा है, बिल्कुल मतलब मरा हुआ है। तो इसको इसे जगाने के लिए इसका एक तो वे देखो वैसे भी 28 डिग्री का बैठा है, मतलब बुजुर्ग अवस्था में बैठा है और मृत अवस्था में बैठा है। आपने अगर आप विवाह का सुख चाहते हैं, दो चीज़ें करनी है। एक तो क्या, एक इस घर का जो मालिक है वो है मंगल ग्रह, इसका आपने रत्न भी धारण करना है, मूंगा रत्न जरूर धारण करना है। कितने रत्न का धारण करना है वीडियो के आखिर में बता देता हूँ। दूसरी बात क्या करनी है, राहु ग्रह का लाइफ टाइम आपने मंत्र जाप करते रहना है, कम से कम 1 माला या 2 माला रात को जरूर करना है इसका मंत्र जाप। इसके अलावा आपने इसका दान भी करना है, इसकी जो 4 डिग्री है इसे आपने 0 करना है। अगर ये यहाँ पे 0 डिग्री का हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, इसके बुरे फलों में कमी आएगी। तो दान क्या करना आपने, देखो सतनाजा जो 7 प्रकार का अनाज होता है उसे आपने शाम के समय पंछियों को भी डालना है, काली चींटियों को भी डालना है, मछलियों को भी डालना है, कुत्ते कौवे को रोटी भी डालनी है। ये 5 उपाय करने हैं, लाइफ टाइम करने हैं। हफ्ते में, एक हफ्ते में 4 से 5 दिन जरूर करें। लाइफ टाइम उपाय करते रहने हैं, जिसकी वजह से आपको विवाह का सुख मिलेगा, क्योंकि ये राहु आपको विवाह का सुख नहीं मिलने देगा। विवाह संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानी आती हैं। देखो यहाँ पे बैठ के राहु कुछ रोग भी दे सकता है आपको, जैसे कि गुप्त रोग दे सकता है, जैसे कि मधुमेह रोग हो गया, जो डायबिटीज होती है, प्रमेह रोग हो गया। ये जनन अंगों का घर है, यहाँ पे कुछ रोग दे सकते हैं। हाँ, अगर आप इसका उपाय करेंगे तो आप इसके बुरे फलों से बच सकते हैं। इसके लिए आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इसका मंत्र आप लाइफ टाइम करते रहें, शनिवार शुरू करें, रात को जरूर करें, दान भी करते रहें, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके बुरे फलों में बिल्कुल कमी आ जाएगी, ये यहाँ पे शांत हो जाएगा। तो और देखो यहाँ पे जो आपके पति का कारक है, पति का कारक बृहस्पति होता है, वो भी आपका 6ठे घर में बैठा है, खराब घर में बैठा है। तो अगर आपने विवाह का सुख जानना है, मंगल ग्रह का भी आपने लाइफ टाइम मंत्र जाप करना है, क्योंकि इस घर का जो मालिक है वो है मंगल ग्रह। इसका रत्न भी धारण करना है, इसका मंत्र जाप भी करना है आपने। वैसे ही मंगल मार्केश है, लेकिन अस्त होकर बैठा है, आप मार्केश है चाहे, फिर भी इसका रत्न धारण जरूर करें। अगर आप विवाह का सुख चाहते हैं तो रत्न धारण जरूर करें। लाइफ टाइम मंगल ग्रह का सुबह के टाइम, लाइफ टाइम राहु ग्रह का मंत्र जाप करते रहना है। तो आगे बात मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। देखो मंगल ग्रह यहाँ पे देखो क्या फल देगा आपको। मंगल इस कुंडली में, इसके पास अपने 2 घर हैं। एक तो यहाँ पे देखो 8 नंबर लिखा है, ये 7वें घर का स्वामी है, और यहाँ पे देखो 1 नंबर लिखा है, ये 12वें घर का भी स्वामी है, यानी कि दोनों घरों का स्वामी है। बैठा है अपनी उच्च राशि में, उच्च राशि में जरूर बैठे, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं कि आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा, क्योंकि मार्केश होकर उच्च का बैठा है, कुछ खराब फल भी जरूर देगा, अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। देखो ये जो नवम भाव है ये भाग्य का है, यहाँ से भाग्य देखते हैं, तीर्थ यात्रा देखते हैं, विदेश यात्रा भी देखते हैं, ईश्वर की भक्ति देखते हैं। तो 7वें घर का स्वामी उठ के चला गया, यानी कि आपका विवाह का स्वामी उठ के चला गया भाग्य घर में, तो आपका जो भाग्योदय होगा विवाह के बाद होगा। और आपका जो पति है वो भाग्यशाली भी कुछ हो सकता है, ज़्यादा नहीं क्योंकि राहु बैठा है, फिर भी। और आप विवाह के बाद विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, जहाँ आपका जो पति है विदेशों से संबंध रखने वाला भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, देखो मंगल ग्रह वैसे यहाँ पे कुछ बुरे फल भी दे सकता है, वैसे उच्च का बैठा है। देखो ये 10 नंबर लिखा है, ये मकर राशि उच्च का बैठा है, तो आपने इसका रत्न भी दान करना है और इसका मंत्र भी करना है। तो मंगल की दशा वैसे आपको अच्छे फल ही देगी, थोड़े बहुत खराब फल भी जरूर देगी। खराब फल क्या देगी, 7 में दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, जो कि इसकी नीच राशि है, तो फजूल की मेहनत भी कराएगा आपसे। छोटे भाई बहनों को सुख में कमी आ सकती है मंगल की, खासतौर पर दशा अंतरदशा में। और अब बात करते हैं देखो आपके 4 ग्रहों की, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, शनि शुक्र बुध आपस में मित्र हैं, 10वें भाव में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। शनि की दशा बहुत ही अच्छे फल देगी, क्योंकि अपने ही घर में बैठा है। शुक्र भी बहुत अच्छे फल देगा। देखो यहाँ पे ये क्या एक अच्छा योग लेके बैठे हैं, ऐसा जातक सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेगा। सरकारी नौकरी में IAS ऐसा अधिकारी हो सकता है, मतलब बहुत बड़ी पोस्ट पे होगा सरकारी नौकरी में, क्योंकि शनि देखो अपने घर में बैठा है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। 10वें भाव से हम नौकरी व्यापार का सुख देखते हैं, और यहाँ से पिता का सुख भी देखते हैं। पिता भी आपका बहुत ज़्यादा धनी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, समाज में बहुत ज़्यादा नाम कमाने वाला होगा। पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता की सपोर्ट अच्छी मिलेगी। वारी वारी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। शनि अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छे फल देगा। शुक्र मित्र घर में बैठा है, योग कार ग्रह है, लग्नेश है, बहुत अच्छे फल देगा। बुध
बहुत अच्छे फल देगा। सूर्य भी यहाँ पे ज़्यादातर अच्छे फल ही देगा, तो क्योंकि वैसे शनि का शत्रु है, शत्रु घर में बैठा है, थोड़े से खराब फल दे सकता है, लेकिन फिर भी अच्छे फल ही देगा क्योंकि शनि अपने घर में बैठा है। लेकिन वही बात कि शनि भी अस्त बैठा है, अच्छे फलों में बिल्कुल कमी। शुक्र अस्त बैठा है, अच्छे फलों में बिल्कुल कमी। बुध अस्त बैठा है, अच्छे फलों में बिल्कुल कमी। अगर आप तीनों ग्रहों का रत्नदान करते हैं तो जिंदगी में बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, धन दौलत, मतलब सभी सुख आपको मिलेंगे। आधी से ज़्यादा की सभी आपकी जीवन की जो भी अभी आपको परेशानियां आ रही हैं वो सभी दूर हो जाएंगी अगर आपने इन तीनों ग्रहों का रत्नदान कर लिया, इन्हें बल दे दिया। क्योंकि देखो तीनों ग्रह योग कारक आपके अस्त बैठे हैं, तो जिंदगी में सफलता क्या मिलेगी आपको। तीनों ग्रहों को बल दें, इनका रत्नदान करें। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सभी ग्रह आपको यहाँ पे क्या क्या फल देंगे। देखो बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि इस कुंडली में इसके पास अपने दो ग्रह हैं। एक तो ये देखो यहाँ पे 10 नंबर लिखा है और ये 11 नंबर लिखा है। ये भाग्य का भी स्वामी है। अगर आपका भाग्य देखना है शनि से देखेंगे। और यहाँ से दस नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, 10 भाव का भी स्वामी। 10 भाव है नौकरी का, व्यापार का, कारोबार का, पिता का सुख भी यहाँ से देखा जाता है, मान प्रतिष्ठा यहाँ से देखी जाती है, सरकार की तरफ से जो लाभ मिलेगा वो भी यहाँ से देखी जाती है, राजनीति यहाँ से देखी जाती है। तो शनि यहाँ पे अपने घर में बैठा है, आपको 100% अच्छे फल देगा, बहुत ज़्यादा अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, देखो जातक बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होगा। तो देखो ये शनि ग्रह की सबसे श्रेष्ठ स्थिति है क्योंकि भाग्य का स्वामी है, 10वें भाव में बैठा है, केंद्र में बैठा है। यहाँ पे शनि षष्ठ योग लेके बैठा है जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है। पद्म सिंहासन योग भी लेके बैठा है, जिसकी वजह से ऐसा जातक, ऐसा जो शनि होता है, क्योंकि मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, ऐसा शनि करोड़पति को करोड़पति, गरीब को अमीर, रंक को राजा आसानी से बना देता है। तो आपका शनि बहुत ही अच्छा बैठा है, जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा, ऐशो आराम से जीवन जीने वाला होगा, न्याय प्रिय होगा। और ऐसा मैंने काफी देखा है, ऐसा जातक जब भी शनि 10वें भाव में बैठता है अपनी कुंभ राशि में, ऐसा जातक जज भी होता है, जज हो सकता है या वकील होता है या फिर IAS अधिकारी हो सकता है या RAS अधिकारी के रूप में बहुत ज़्यादा सफल होता है। कहने का मतलब ये आपको सरकारी नौकरी में उच्च पद देगा। लेकिन वही बात अस्त बैठा है, इसका आप रत्न धारण जरूर करें, नीलम रत्न धारण जरूर करें, क्योंकि शनि ग्रह की दशा आपको बहुत ही अच्छे फल देगी। और देखो साथ में शनि के शुक्र भी बैठा है, इसका जो मित्र है बुध भी बैठा है, वो इसके अच्छे फलों में वृद्धि करेंगे। यानी कि जातक राजा हो सकता है, राजमंत्री हो सकता है या IAS अधिकारी हो सकता है। मतलब ये एक बहुत अच्छी युक्ति है। देखो बुध शुक्र तीनों आपसे मित्र हैं, मित्र घर में बैठे हैं, योग का रखे हैं, अच्छे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देंगे। तो देखो आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र आपको क्या फल देगा यहाँ पे, देखो शुक्र ग्रह इस पूरी कुंडली का मालक है। क्यों, क्योंकि ये पहले घर का स्वामी है, लग्नेश है, इस पूरी कुंडली का मालक है। और ये छठे घर का भी स्वामी है जो कि शत्रु रोग कर्जे का है। वैसे लग्नेश होने कारण से छठे घर का स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा। तो शुक्र बैठा है 10वें भाव में, मित्र के घर में बैठा है, अपने मित्र घर में बैठा है, मित्र ग्रहों के साथ में बैठा है, आपको 100% अच्छे फल देगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देगा। जातक सुंदर शरीर वाला होगा, उदार, मिलनसार, लोकप्रिय होगा, अपने गुणों के द्वारा पहचाना जाएगा, अपनी मेहनत के द्वारा पहचाना जाएगा, बहुत ज़्यादा जीवन में कामयाब होगा, बहुत ज़्यादा अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा। जातक देखो शनि के साथ बैठा है, वकील भी हो सकता है एक अच्छा। तो देखो शुक्र की दशा भी आपको बहुत ही अच्छे फल देगी। जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा, मकान, वाहन सभी सुखों से युक्त होगा। तो देखो आगे बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह इस कुंडली में दो घरों का स्वामी है। एक तो ये देखो जहाँ 6 नंबर लिखा है, ये 5वां घर है, यानी कि 5वां घर आपकी संतान को दर्शाता है। आपका चाहे पुत्र है चाहे पुत्री है, उसका सुख देखने के लिए 5वें घर को देखेंगे, 5वें घर के मालक को देखेंगे जो कि बुध है। और यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, ये भी बुध का घर है जो कि धन का है, पारिवारिक सुख का है, वाणी का है, दोनों घर का स्वामी है। इस कुंडली में अति योग का ग्रह है, 10वें भाव में बैठा है, शनि ग्रह के घर में बैठा है, शनि इसका मित्र है। तो बुध ग्रह भी यहाँ पे आपको 100% अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा, देखो धन परिवार उठ के चला गया 10वें भाव में, संतान उठ के चलेगी 10वें भाव पे। कहने का मतलब यहाँ पे बुद्ध की वजह से जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, यशस्वी होगा, अच्छे मित्रों से युक्त होगा, माता पिता का भक्त होगा, भूमि मकान वाहन आदि सुखों से युक्त होगा, सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करेगा जातक, संतान उत्पत्ति के बाद भाग्योदय होगा। तो बुध ग्रह भी अपनी दशा में, बुध ग्रह की भी दशा आपको अच्छे फल ही देगी।
तो देखो सूर्य ग्रह की बात कर लेते हैं। सूर्य ग्रह यहाँ, क्योंकि सूर्य ग्रह अस्त नहीं होता, ये इसकी देखो सूर्य ग्रह की आपके ऊपर महादशा चल रही है। हमारे ऊपर जो मैं पहले बता चुका हूँ सबसे बड़ा असर उसका होता है जिसकी महादशा होती है। तो महादशा चल रही है सूर्य की, यानी कि अभी आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर है वो सूर्य ग्रह का है। तो सूर्य ग्रह यहाँ पे देखो 5 नंबर लिखा है, ये चौथे घर का स्वामी, यानी कि आपकी माता मकान वाहन का स्वामी है, 10वें भाव में बैठे हैं। तो सूर्य ग्रह 7वीं दृष्टि से इस घर को देखेगा, इस घर के अच्छे फलों में वृद्धि करेगा, क्योंकि अपने ही घर को देख रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, माता का सुख अच्छा, मकान वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा जातक को। और यहाँ पे 10वें भाव में बैठा, वैसे शत्रु घर में बैठा, थोड़ी सी यहाँ पे कुछ परेशानी दे सकता है, यानी कि नौकरी व्यापार संबंधी कुछ परेशानी दे सकता है। वैसे सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी नौकरी के भी योग है आपके यहाँ पे। जहाँ तक भूमि धन संपत्ति माता पिता सभी सुखों से युक्त होगा। थोड़ा सा पिता के साथ कई बार कम कम बनती है। साथ में बुध बैठा है, बुध द्वितीय योग बनाए यहाँ पे। तो सूर्य ग्रह भी तकरीबन आपको ज़्यादातर अच्छी फल ही देगा। अभी सूर्य ग्रह का आप मंत्र जाप जरूर करें, कम से कम एक माला सुबह के टाइम मंत्र जाप जरूर करें, ताकि इसके जो थोड़े से जो बुरे फल हैं उसमें कमी आ जाए। तो देखो कहने का मतलब शनि अच्छे फल देगा, शुक्र अच्छे फल देगा, बुध अच्छे फल देगा। जो भी अभी आपको मैंने इसके अच्छे फल बताए हैं मिलेंगे जरूर, लेकिन कम मात्रा में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इनका रत्न नहीं दान कर रखा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जो इनके रत्न दान करने हैं, कब करने हैं, कितने रत्ती में दान करने हैं, वारी वारी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की। देखो शनि ग्रह का जो रत्न होता है वो नीलम रत्न होता है। इस रत्न को आपने नीलम रत्न खरीद के आपने इसे कौन सी धातु में जड़ाना है, इसे आपने जहाँ तो पंच धातु में जड़ाना है, या अष्ट धातु में, या सोने में। इन तीनों धातु में से किसी में एक में जड़ा सकते हैं, और इसे कभी भी चांदी में धारण नहीं करना। इसके अलावा इसे आपने देखो नीलम को आपने पंच धातु अष्ट धातु या सोने में जड़ा के इसे आपने शनिवार के दिन धारण करना है, शाम को धारण करना है, सूर्यास्त के बाद धारण करना है। और इसे आपने कृष्ण पक्ष को दान करना है, कृष्ण पक्ष का जो पहला शनिवार आएगा उस दिन दान करना है। और धारण करने से पहले इसे आपने इस रत्न को एक बार आपने कच्चे दूध में और गंगा जल में धो लेना है। और शनि देव का कम से कम एक माला रत्न मंत्र जाप करके शनिदेव से प्रार्थना करनी है, और रत्न आपने धारण कर लेना है। बात करते हैं आगे शुक्र ग्रह की। इसका वैसे जो हीरा रत्न है वो काफ़ी महंगा होता है, आप इसकी बजाय इसका उप रत्न है ओपल रत्न या वाइट टोपाज रत्न वो धारण करें इसका। शुक्र ग्रह का देखो वैसे देखो शनि ग्रह का जो आपने रत्न दान करना है वो आपने, क्योंकि आप लड़की हैं तो आपने अपनी लेफ्ट हैंड की, देखो लेफ्ट हैंड की जो सबसे बड़ी फिंगर है, देखो ये जो सबसे बड़ी फिंगर है इसमें आपने इसे धारण करना है। तो देखो शुक्र ग्रह का रत्न वाइट टोपाज, इसे आपने शुक्रवार को धारण करना है, सुबह के टाइम धारण करना है, 7:15 बजे, 8:15 बजे या 9:15 बजे। इसे आपने किसी भी वैसे तो किसी भी पक्ष को दान कर सकते हैं, फिर भी आप इसे शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार है उस दिन दान करना है। इसे आपने चांदी में जड़ाना है। जो शुक्र का आप रत्न लेंगे, जहाँ तो आप हीरा या वाइट टोपाज या ऊपर, इसे आपने चांदी में धारण करना है। और इसे आपने देखो शुक्रवार को दान करना है, सुबह के टाइम दान करना है। इसी की भी विधि सेम है, सुबह के टाइम एक बार इसे भी आप कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लें और दान करें। बात करते हैं बुध ग्रह की रत्न की। देखो बुध ग्रह का जो रत्न होता है वो पन्ना रत्न होता है, हरे रंग का रत्न होता है ये। इसे आपने बुधवार के दिन दान करना है, सुबह का टाइम दान करना है, 7:15 बजे, 8:15 बजे, 9:15। सेम विधि है। इसे भी आप कच्चे दूध में एक बार या गंगे जल में धो लें, और इसे भी आपने सामने रख के एक बार बुध ग्रह का मंत्र जाप करना है और बुध देव से प्रार्थना करनी है। इसे आपने देखो लेफ्ट हैंड की जो सबसे छोटी फिंगर है इसमें दान करना है। इसे भी आपने शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार आएगा उस दिन दान करना है। लेकिन आपको मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह अस्त बैठा है, उसका भी रत्न दान करना है। तो मंगल ग्रह का जो रत्न है वो है मूंगा रत्न। इसे आपने जहाँ तो पित्तल में या तांबी में या सोने में किसी एक धातु में जड़वा के दान करना है। मंगलवार के दिन दान करना है, सुबह के टाइम दान करना है, 7:15, 8:15, 9:15। इसे भी आपने अमावस्या को जो पहला मंगलवार आएगा उस दिन दान करना है, और इसे भी कच्चे दूध में गंगा जल में एक बार धो लेना है, दान करना है। और इसे आपने देखो अपने लेफ्ट हैंड की छोटी इंगल फिंगर से जो यानी कि रिंग फिंगर में दान करना है। इस फिंगर में इसे दान करना है। तो बुध ग्रह का रत्न सबसे छोटी फिंगर में और मंगल ग्रह का रत्न इस फिंगर में। लेकिन आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, देखो शनि शुक्र बुध ये आपस में मित्र हैं। जहाँ तो आप इन तीनों ग्रह का रत्न दान करें या मंगल ग्रह का रत्न दान करें, क्योंकि मंगल तीनों का शत्रु है।
मंगल शनि का भी, शुक्र का भी, बुध का भी। इनके साथ आप इस मंगल ग्रह का रत्न दान नहीं कर सकते। या तो खाली मंगल ग्रह का रत्न दान करें या तीनों का रत्न दान करें। अगर आप देखो आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है, ऐसी कुंडलियाँ बहुत कम मिलती हैं, लेकिन जो नेगेटिव बात मुझे आपकी विवाह के सुख की लगी है। विवाह का अगर आप सुख चाहते हैं, क्योंकि विवाह का आपको सुख नहीं मिल पाएगा, अगर आप चाहते हैं तो आप मंगल ग्रह का रत्न दान करें। फिर आप इन तीनों ग्रहों का रत्न दान नहीं करना होगा, क्योंकि ये आपस में शत्रु हैं। आप इनका बल्कि मंत्र जाप करें। बाकी आप मुझे फ़ोन कर पहले कर लें, जो आपकी परेशानी है उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन सा रत्न दान करें, कौन सा ना करें। तो एक बार अगर आप जो भी आपके सवाल हैं पहले वो लिख लेना, फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ के फ़ोन कर सकते हैं।